नमस्कार, अपना प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अहम खबरें इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं लखनऊ से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर जहां पर आदित्य यादव पीएसपीएल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। पीएसपीएल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं आदित्य यादव। शिवपाल ने आदित्य यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीएसपीएल के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव बनाए गए हैं। शिवपाल ने दरअसल आदित्य यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आगे बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, जिसका प्रमाण भी अब दिखने लगा है। वाराणसी में 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग को साधने की पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षण में कई मूल मंत्र भी दिए गए हैं। आज के समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2024 की तैयारी के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतकर काशी के सांसद और प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएगी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शानदार समापन हुआ है। 2024 में 80 में से 80 लोकसभा सीटों को जीत करके काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2024 में केंद्र में शक्तिशाली सरकार बनाना और भारत को विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनाना, इस भावना को लेकर के, संकल्प को लेकर के बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से बाबा का आशीर्वाद लेकर के लोग यहां से रवाना हो। 10वीं मुहर्रम पर विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित नाजिम साहिब इमाम बाड़े से मंगलवार को जुलूस निकाला गया। हजारों अंजुमनों ने अपने अलम उठाए और मातमी अंजुमनों के साथ ही जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन को नजराना अकीदत पेश किया। करीब 12 बजे जुलूस नखास चौराहे पर पहुंचा और इस दौरान निशातगंज समेत कई अन्य स्थानों पर जुलूस में चल रहे लोगों के हाथों में तिरंगे लहरा रहे थे। इमामबाड़ा नाजिम साहिब से जुलूस निकलने के पूर्व ही मजलिस को मौलाना हमीदुल हसन ने खिताब दिया। मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना ने इमाम हुसैन की शहादत का मंजर पेश किया, जो अजादार अश्कबाग हो गए और इसके बाद अशूर का जुलूस निकाला गया। इस दौरान एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि जुलूस मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। जुलूस के साथ अधिकारी चल रहे हैं और साथ ही ड्रोन कैमरे से जुलूस मार्ग की निगरानी भी इस दौरान लगातार की जाती रही। तो ये अलग अलग 6 शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इमाम हुसैन को नजराना अकीदत किया गया, पूरे मुहर्रम मनाया गया और चूंकि मातमी त्योहार है लिहाजा जगह जगह पर मातमी जुलूस निकाले गए। लखनऊ, आगरा, अमेठी, फतेहपुर, जालौन और अलीगढ़ की अलग अलग जगहों की आज इन जुलूसों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तर नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज करने वाले कथित नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। त्यागी के साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को मेरठ से गिरफ्तार किया है। श्रीकांत नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के मामले में फरार चल रहा था। श्रीकांत त्यागी कल रात सहारनपुर आया था। वो आज सुबह सहारनपुर से मेरठ पहुंचा था, जहां उसको गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीकांत त्यागी कल अपने करीबी से मिलकर कोर्ट में सरेंडर करने वाला था। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी लगातार पत्नी और वकील से बात करने की कोशिश कर रहा था और इसी से पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी मिली और इसके बाद पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने वाली टीम को इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। 2 लाख रुपए एसीएस होम अवनीश अवस्थी की ओर से दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए का इनाम डीजीपी डीएस चौहान की ओर से भी दिया जाएगा। Has announced a reward of 1 lakh to this team, and ACS Home from the side of government has announced a reward of 2 lakh rupees.
तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित पूरे देश में 9 अगस्त यानी कि क्रांति दिवस से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पार्टी प्रदेश में हर घर पर तिरंगा फहराने का काम कर रही है। बता दें कि स्वतंत्रता की 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के तहत हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए पार्टी के प्रदेश से लेकर बूथ तक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पार्टी और 9 और 10 अगस्त को प्रदेश के सभी 1918 मंडलों से तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से भी प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में हाथ में तिरंगा लेकर रैली में हिस्सा लेते नजर आए। तो बाराबंकी में भाजपा के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी तिरंगा यात्रा का आगाज किया है। इसी क्रम में क्रांति दिवस पर बाराबंकी में सपाइयों ने तिरंगा फहराया। सपा नेता अरविंद सिंह गोप ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से क्रांति दिवस पर तिरंगा फहराने की अपील की और बताया कि सपा 15 अगस्त को बड़े पैमाने पर झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित करेगी। गरीब किसान नौजवान की उम्मीद श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे आज पूरे देश में समाजवादी पार्टी के लोग अगस्त क्रांति के दिन समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता घर घर तिरंगा फहराने का काम करेगा। हमारे देश के वीरों ने, सेना के जवानों ने, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ाई लड़े थे देश को आज़ादी के लिए, हमको याद कर रहे हैं, उनको हम सल्यूट कर रहे हैं, उनको हम नमन कर रहे हैं। तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मसूरी में भाजपा सह प्रभारी रेखा वर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने का आह्वान किया और भारत की एकता को बनाए रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हमारे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोग घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए, ऐसा एक हम सब लोग मंडल स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व बहन भाई का पवित्र त्योहार है और इस त्योहार पर महिलाएं अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। रक्षाबंधन त्योहार पर महिलाएं दूर दराज से अपने भाइयों के पास जाती हैं और इस पवित्र रक्षाबंधन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए आने जाने के लिए विशेष तोहफा दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को आदेश दिया है कि 48 घंटे के लिए महिलाओं को निःशुल्क सफर कराया जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए मथुरा डिपो 10 अगस्त की रात से लेकर 12 अगस्त रात्रि तक महिलाएं रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रक्षाबंधन के लिए अधिक से अधिक गाड़ी चलाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और 2 दिन के लिए निःशुल्क सेवा महिला यात्रियों के लिए, जिससे हम उन्हें बहनों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकें। और इसी बीच हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, कंडक्टर साहब हैं, उनके लिए 10 से 15 तक की इंसेंटिव योजना बनाई गई है। 1200 किलोमीटर 1800 रुपये मिलेंगे उसमें। और उसके लिए लोड फैक्टर का भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर 65% से लोड फैक्टर अधिक है, जब ये इंसेंटिव का पैसा मिलेगा। इसी तरह वर्कशॉप के लिए भी 500 रुपये है 10 से 15 तारीख के बीच में, और सभी प्रकार की छुट्टियां बंद कर दी गई है। एक ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर लखनऊ के बाजार गुलजार हैं। बाजार में रक्षाबंधन पर्व की रौनक देखने को मिल रही है, साथ ही बढ़ती महंगाई का असर भी राखियों की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। इस दौरान हमारे संवाददाता पहुंचे लखनऊ में ऐसे ही एक बाजार में और उनकी रिपोर्ट देखिए।
रक्षाबंधन करीब आ गया है, ऐसे में राजधानी लखनऊ के आईटी मार्केट जो है वो पूरी तरीके से राखियों से सज चुका है। आप देख सकते हैं ये आईटी मार्केट है, लखनऊ का सबसे मुख्य बाजार कहा जाता है। यहाँ पर तरह तरह की राखियों का आप तस्वीर देख सकते हैं। जो बहनें हैं जो भाई को के कलाई पे राखी बांधने के लिए उत्सुक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो राखियाँ खरीद रही हैं। मैम, रक्षाबंधन आ गया, क्या तैयारी है? बहुत बढ़िया चल रही है तैयारी। भाई के कलाई पे राखी कैसे बांधेंगी, क्या तैयारी की है अब तक? अभी कुछ खास तो नहीं, पर जैसे हमेशा बनाते वैसे आई। लेकिन दुकानदार का ये भी कहना है कि अगर पिछले साल के बजाय देखा जाए, अगर उसका तुलना किया जाए तो कोरोना काल के बाद अब जो है परिस्थिति वो सामान्य हो गई है और जो बहनों के भाई के प्रति जो बहनों का उत्साह है, उमंग और उल्लास है, वो साफ तौर से देख सकते हैं। ये धूप है जो कि चटखारी धूप है, लेकिन इसके बावजूद भी भाई के लिए राखियाँ खरीदने को सभी बहनें मार्केट में निकल चुकी हैं। लेकिन इस बार राखियों पर भी महंगाई का मार देखने को मिल रही है। दुकानदार का कहना है कि 30 से 40% तक कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये गणेश जी पे काम ज्यादा, इस पे करा हुआ जगह का काम ज्यादा। 150 रुपए पीस का है। अच्छा, तो ग्राहक मिल रहे हैं क्या खरीदने वाले? जी मैम, इस साल ग्राहक तो गिर रहे हैं, मगर अगले साल से माल इस साल महंगा है क्योंकि 20 से 30% मंडी से ही माल महंगा मिल रहा है। मतलब राखी 20 से 30% महंगा है जी इस साल है। कैमरा आशीष के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बीजापुर अतिथि गृह में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने राज्य से संबंधित विभिन्न पर्यटन योजनाओं और विकास के संबंध में केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड में आम लोगों के लिए कई सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, तो वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के मिशन संनिदेशक और प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने पद संभाला और लगातार सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं को लेकर क्या स्थिति है इसकी ओर जांचने का काम भी कर रहे हैं। अस्पताल में औचक निरीक्षण के माध्यम से योजनाओं को जांचने के साथ ही उनके बेहतर संचालन को लेकर निर्देशित भी किया जा रहा है। सरकार की मंशा है और कि जो भी सुविधाएं हैं वो हर नागरिक तक पहुंचे। और इस बीच में मैंने हरिद्वार में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, महिला हॉस्पिटल है, मेला हॉस्पिटल है, ऋषिकेश का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और प्रेमनगर का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो रामनगर में नशेड़ियों के आतंक से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नशेड़ी युवक जहां एक तरफ दुकानों और घरों में लगातार चोरी कर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस की उदासीनता के चलते ये नशेड़ी मंदिरों में भगवान को भी नहीं छोड़ते। बता दें कि कोसी बैराज क्षेत्र में बने मंदिर में एक नशेड़ी युवक ने मंदिर में रखी भगवान राम के दरबार की पीतल की मूर्ति को चोरी कर लिया। नशेड़ी युवक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पास ही के दुकान स्वामी अशोक गुप्ता ने इस संबंध में 3 दिन पहले रामनगर कोतवाली पुलिस को तहरीर देने के साथ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उपलब्ध कराई। दुकान स्वामी का आरोप है कि पुलिस ने इस नशेड़ी चोर को पकड़ भी लिया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया और मूर्ति भी बरामद नहीं की। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जताते हुए कहा है कि नशेड़ियों के आतंक से लोग परेशान हो चुके हैं और पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से नशेड़ी बेखौफ हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2024 में क्लीन स्वीप को लेकर सियासी तानाबाना बुन रही है। बीजेपी ने संगठन के साथ जमीनी स्तर पर भी माइक्रो प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। कैसे, देखिए। उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव में विरोधियों को परास्त करने के बाद सत्ताधारी भाजपा ने 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कुछ महीने पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 80 में से 75 संसदीय सीटें जीतने का लक्ष्य किया था। उसी के हिसाब से संगठन ने भी पूरे उत्साह से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में करारी हार के बाद फिलहाल विरोधी दल अभी बिखरा हुआ है और दोबारा खड़े होते भी नजर नहीं आ रहा है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से मजबूत मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रकूट में भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की जो रूपरेखा तय हुई है, अब उसे अलग अलग वर्गों तक पहुंचाने के लिए 7 मोर्चों की फौज को भी प्रशिक्षित कर दिया गया है। सबसे पहले क्षेत्र, जिला और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है कि उन्हें बूथ क्षेत्र को कैसे मजबूत करना है, लाभार्थियों को कैसे पार्टी से जोड़े रखना है। इसके लिए पिछले दिनों चित्रकूट में भाजपा का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मुख्यमंत्री समेत लगभग सभी मंत्री शामिल हुए थे। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए 15 बिंदुओं पर 3 दिन तक प्रशिक्षण सत्र हुआ। अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हुई, जिनके आधार पर समाज के हर वर्ग को भाजपा के पक्ष में अब तक हुए चुनाव की तरह जोड़े रखना है। उस प्रशिक्षण वर्ग के तुरंत बाद ही पार्टी ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की रूपरेखा अपने मोर्चों तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। महिला मोर्चा और किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग के बाद युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं। इसमें शामिल हो रहे पदाधिकारी अपने अपने मोर्चे के कार्यक्रम के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक संपर्क और संवाद करेंगे। इन सभी के लिए कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि हर वर्ग तक भाजपा की अलग अलग टीम का संपर्क लगातार बना रहे, ताकि इसमें सेंध लगाने का मौका विरोधी दल को न मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए ही जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में यह प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इनमें से 7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे का यह काम 3200 किलोमीटर पर चल रहा है। प्रदेश में अब तक 6 एक्सप्रेसवे संचालित थे, लेकिन 16 जुलाई को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इस संचालित एक्सप्रेसवे की लिस्ट में जुड़ गया है। अब यहां कुल 7 एक्सप्रेसवे जनता के इस्तेमाल के लिए समर्पित हैं। इसी महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को दिल्ली से सीधे जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया था। यूपी में सड़कों पर काम तेजी से हो रहा है। यूपी में गांव की गलियों, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से जोड़ने के लिए भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यहाँ 70 सालों में एक्सप्रेसवे पर कम काम हुआ था, लेकिन हाल ही में यूपी में एक्सप्रेसवे के निर्माण को संजीदगी से लिया गया। आगे बढ़ने से पहले जानिए उत्तर प्रदेश के संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के बारे में। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में कुल संचालित एक्सप्रेसवे की संख्या 6 है, जो 1225 किलोमीटर दूरी के साथ प्रदेशवासियों को लाभान्वित करता है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। तो वहीं कुल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की संख्या 7 है।
जो 174 किलोमीटर दूरी के साथ प्रदेशवासियों को लाभान्वित करेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। इस कड़ी में एनसीआर और पश्चिम यूपी के लोगों के लिए सहूलियत के लिए बना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इसके साथ ही 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके पूरा होने से पूरब और पश्चिम की दूरी में कमी आएगी। कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे यूपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इन एक्सप्रेसवे के अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। इससे यूपी के बाशिंदों के अलावा अन्य प्रदेशों को भी फायदा मिलेगा। प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण भी हो रहा है। इसके साथ ही इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टियां भी विकसित की जा रही हैं। कुल मिलाकर योजना इन तमाम एक्सप्रेसवे के जरिए सूबे को आर्थिक, सामरिक और व्यवहारिक दृष्टि से संपन्न बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।